चलो आपकी हो गई है क्लास स्टार्ट नाउ। एंड अब अपन देखेंगे आज, कल अपन ने देखा था सेल के बारे में, जनरली सेल क्या है, इसका डायग्राम क्या है, ठीक है, इसके बारे में हमने देखा था। थोड़ा सा इसको अपन रफ कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। अरे भाई ऊपर चला जाए यार। ठीक है, अब जनरल एक दो क्वेश्चन है मेरे, वो आप लोग बता दो, ताकि क्या है काफ़ी कल का पड़ा हुआ ये नहीं लगे कि भी कुछ आता नहीं है, ठीक है। और एक कॉपी पेन ले लिया करो, जो भी चीज़ें लिखवाते हैं उसमें लिख लिया करो। और इसके वीडियो आपके एक ग्रुप के अंदर अपना यूट्यूब चैनल का लिंक आया है, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग, है ना, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चलता है क्या है क्या है। ठीक है, तो मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं, उनके आप अच्छे से जवाब दे देना, फिर हम चलते हैं आगे की ओर। रेडी ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेल, एक सेल का क्वेश्चन पढ़ता है, सेल की खोज किसने की थी। एक क्वेश्चन पढ़ता है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। अब सेल की खोज करने वाला कौन है, केंद्रक की खोज करने वाला कौन है, सेल की खोज करने वाला कौन है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। और केंद्रक की पीछे पीछे का अलग चेंज है खाली, लिविस्टन हुक का क्या है? हैं रॉबर्ट ब्राउन। कौन है, रॉबर्ट ब्राउन है। न्यूक्लियस की खोज करने वाला कौन है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। वो सेल की खोज करने वाला है अपना रॉबर्ट हुक। अब जो रॉबर्ट हुक थे, ये जो अपने रॉबर्ट हुक थे ना, इन्होंने खोज की थी सबसे पहले डेड सेल की। किसकी की थी, डेड सेल की। और ये डेड सेल इनको मिली कहाँ थी, कॉर्क, पेड़ की छाल के अंदर। किसके अंदर, पेड़ की छाल के अंदर। इन्होंने जब माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी देखा, तब इनको, कब देखा इन्होंने, 1665 में देखा, ठीक है। 1665 के अंदर माइक्रोस्कोप से पेड़ की छाल में देखा, तो इनको क्या मिल गया, डेड सेल मिल गई, ठीक है। अभी डेड सेल तो मिल गई, अब अपने डेड सेल डिस्कवर होने के बाद में भाई लिविंग सेल की भी तो ज़रूरी है ना, खाली डेड सेल का क्या करोगे। डेड सेल कहीं काम तो आती नहीं है, क्योंकि डेड का मतलब क्या हो जाता है, मर्त हो गई, ठीक है। अब लिविंग सेल, तो अपने एक साइंटिस्ट आए थे, कौन से साइंटिस्ट आए थे इनके बाद में, एंटोन लिविनहुक। 4 बार नाम बोल चुका हूँ, तुम लोगों को याद नहीं रहता है क्या, एंटोन लिविनहुक। ये आए थे, एंटोन लिविनहुक आए थे। इन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल को डिस्कवर किया। किसको किया, लिविंग सेल को डिस्कवर किया। अब इनको ये लिविंग सेल मिली कहाँ थी भाई, अब ये सोचो कि भाई ये रॉबर्ट हुक को तो पेड़ की छाल में से मिल गई, अब जो अपने एंटोन लिविनहुक थे, इनको ये लिविंग सेल मिली कहाँ पर, सोचो बताओ कहाँ पर मिली थी। उनका तो दिमाग लगाओ कभी कभी, कहाँ पर मिल सकती है लिविंग सेल। हाँ जी, एनीबडी बता सकता है क्या कोई,
कहाँ से मिली? इतना क्या सोच रहे हो यार? इतना इजी क्वेश्चन तो पूछा मैंने, बच्चा भी बता देगा, छोटा सा। अगर आप 1 साल के बच्चे को भी पूछ लो ना ये क्वेश्चन, वो भी बता सकता है। लिविंग का मतलब होता है जीवित। और जीवित सेल कहाँ पर देखने को मिलती है? किसी जीवित प्राणी में ही देखने को मिलेगी ना, या फिर कहीं बाहर देखने को मिलेगी? क्या अरे भाई, जैसे अपना ये लेते हैं लिविंग सेल। लिविंग सेल क्या हुआ था अपने बैक्टीरिया, जब क्या कर रहे थे अपने एंटोन लिविनहोक लैब के अंदर काम कर रहे थे, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप से कुछ वर्क कर रहे थे लैब्स के अंदर, कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे थे एंटोन लिविनहोक। तब क्या हुआ कि उनके जो अपने प्लेट्स थी ना पास में, वहाँ पर क्या है, कुछ बैक्टीरिया की कॉलोनी बन गई। बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक ग्रुप बना कर रहते हैं, अकेला बैक्टीरिया नहीं रहता है। बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। जैसा आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया से होता है? साल्मोनेला टाइफी से। अब ये जो साल्मोनेला टाइफी क्या करता है, जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा एक अच्छा सा ग्रुप बना लेगा, ग्रुप बना के मल्टीप्लाई करके ये बहुत सारी ग्रोथ कर लेते हैं। जैसे ही ये ग्रोथ करेंगे क्या होगा, आपकी बॉडी बैक्टीरिया से क्या हो जाएगी, घिर जाएगी। जैसे ही बैक्टीरिया की क्वांटिटी बॉडी में बढ़ेगी, आपकी बॉडी की एक्टिविटी कम हो जाएगी, आप बीमार पड़ने लग जाओगे, ठीक है। इसी तरीके से क्या हुआ कि जैसे ही वो काम कर रहे थे, उनके प्लेट्स पर आकर बैक्टीरिया क्या हो गया, जम गया और एक कॉलोनी बना ली। तब वो पैलेट्स को माइक्रोस्कोप में देखा उन्होंने, तो उनको दिखा कि यार ये क्या है। माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया को देखते हैं तब ये चलता हुआ दिखाई देता है, अपनी आंखों से तो दिखाई नहीं देते, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस ये माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो, इसलिए तो माइक्रोस्कोप बनाया हुआ है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप से जब देखा तो ये चल रहा था, तो इन्होंने कहा यार ये क्या चीज़ है। तब उन्होंने डिस्कवर किया तो फाइनली उनको पता चला कि ये एक लिविंग सेल है, क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तभी तो बैक्टीरिया वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में डाल दिया है, जीवित प्राणी की कैटेगरी में डाल दिया गया है, समझे। तो ये बड़ा फंडा था, बहुत ईजी है। और किस किसने सेलिब्रेट किया नववर्ष, हिंदू नववर्ष? होता है क्या तुम वहाँ पे अपने, रैली वैली होती है क्या कुछ, या नहीं होती? नहीं सर, नहीं होती। नहीं होती है क्या? करनी चाहिए यार, तो जहाँ युवा लोगों को करनी चाहिए रैली तो। जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पर तो नहीं हो रही, वापी के अंदर, वापी गुजरात से। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? वापी गुजरात। अरे यार, गुजरात में तो सबसे ज़्यादा रैलियाँ होती है हिंदुओं की। भाजपा ही कहाँ से, गुजरात से तो आई थी। होती है, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा, शायद अच्छा, आप शाम तक हो तो। आउट ऑफ सिटी रहते होंगे आप, गुजरात से ही तो रैली भाजपा होती है। रैली होती, फिर शामिल भी होते हैं उसमें। अच्छा, ये हो गया। भाजपा गुजरात से ही तो आई थी, और भाजपा थी कहाँ पर, एक गुजरात में तो था एक ऐसा स्टेट जहाँ पर भाजपा थी, बीजेपी थी, वरना पहले बीजेपी कहीं पर भी नहीं थी ना। उसके बाद में धीरे धीरे अलग स्टेट में आने लगी, और फिर फाइनली पूरा इंडिया कवर अप कर लिया उन्होंने। अच्छा, किशोर चौधरी, ठीक है। तो सेल के बारे में हमने कल देखा था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। सेल की डेफिनेशन क्या है, सेल एक बेसिक है, लिविंग है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स,
ठीक है ना। 200 डिफरेंट टाइप सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और सेल प्रोड्यूस कैसे होती है, सेल डिवीजन से होती है। सेल डिवीजन को आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? किसका है यार, कौन किसका है, क्या नाम है भाई? शरीफ खान, माइक म्यूट कर लो भाई। माइक अगर लगे कभी अनम्यूट है तो म्यूट कर दिया करो, ठीक है ना। फिर हम चलेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल पर। पार्ट्स ऑफ द सेल पर चलेंगे। अब देखिएगा, मेनली सेल के कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है। मैंने कल एक आपको डायग्राम से शो करवाया था कि मेनली सेल के कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है। एक छोटा सा अपन यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे ये है अपना सेल, और एक इसके ऊपर की एक कवरिंग ले लेते हैं अपनी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या ले लेते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और एक बीच में ले लेते हैं न्यूक्लियस। और ये जितना भी ये लिक्विड है ना, ये पूरा सेल के अंदर भरा हुआ, वो कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है। तो ये है अपना साइटोप्लाज्म, ये है अपना न्यूक्लियस, और ये है अपनी सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है भाई? सेल मेम्ब्रेन है। तो ये पार्ट्स ऑफ द सेल थे, ये तीनों पार्ट्स ऑफ द सेल हो गए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है देख भाई। ये जो, जैसे मैंने कल एक एग्जांपल लिया था, बिल्डिंग, बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड होता है ना नीचे। तो सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है? किसको अंदर आना है, किसको बाहर जाना है, उसकी एंट्री नोट करता है, ठीक है ना। अगर वो इस अपार्टमेंट में कोई नहीं रहता है और वो अंदर नहीं आना चाहिए तो वो मना कर देता है, भाई आप अंदर अलाउ नहीं। इसी तरीके से अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल के अंदर कौन सा पार्टिकल जाना चाहिए, कौन सा पार्टिकल्स नहीं जाना चाहिए, उसकी एंट्री को नोट करके रखता है। अगर कोई नहीं जाने लायक होता तो उसको मना कर देता है, अगर कोई जाने लायक होता तो उसको फिर अलाउ कर देता है, ठीक है। और फिर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियस रेस्पॉन्सिबल है आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन। किसके लिए? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवांशिकी गुण जिसको बोलते हो आप। ये डीएनए के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, आरएनए के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जो आपको कहते हैं ना, माता पिता द्वारा मिले हुए गुण, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? कैसे मिलते हैं? अरे मेंडल का नियम नहीं पढ़ा था क्या आपने? वो तो पढ़ा ही होगा यार, 7वीं 8वीं के क्वेश्चन है। 7th या 8th में तो पढ़ने वाले थे आप लोग। वहाँ पर वो एक मेंडल ने मटर का पौधा लेकर आनुवंशिकी लक्षण समझाए थे ना आप लोगों को, कि कैसे एक ही प्रकार के मटर के पौधों को लेने पर उनके होने वाली आगे की जनरेशन किस टाइप की होती है, कैसे नहीं होती है, समझाया था ना उन्होंने आनुवंशिकी गुण। उसी टाइप से हमारे अंदर भी होता है, ठीक है। जैसे आपके फादर है, मदर है, तो 50% फादर के 50% मदर के लक्षण आप लोगों में आएंगे। आते हैं कि नहीं आते? ठीक है। जब आप डीएनए टेस्ट करवाते हो ना, तो उसके अंदर 50-50 दोनों का होता है, आनुवंशिक गुण होते हैं। वो कैसे पता चलता है? अपनी बॉडी के अंदर जीन होते हैं ना, जीन, वो माता पिता से ही मिलते हैं। जैसे आप उन्हें एक टेस्ट सैंपल ले सकते हैं, जैसे अपने हेयर, ठीक है, एक हेयर का सैंपल लेकर भी हम डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेल्स का सैंपल लेकर भी हम डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड का सैंपल लेकर भी हम डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। मतलब इन तीनों से क्या कर सकते हैं हम? डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट की वजह से हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, कि कोई किसी ने क्राइम कर दिया, क्या कर दिया जी? क्राइम कर दिया, ठीक है, क्राइम कर दिया उसने, और अब उसका पता लगाना है।
कैसे लगाया जाए पता। तो वो क्राइम करता है तब वहाँ पे कुछ ना कुछ या तो उसका बाल रह जाते हैं, ठीक है, या फिर अगर वो किसी को मारता है तो या तो फिर उसका ब्लड का सैंपल रह जाता है। तब वो क्या करते हैं, उसका डीएनए टेस्ट करते हैं। डीएनए टेस्ट करके फिर उसकी फिंगर प्रिंटिंग करते हैं और फिर उसके मदर एंड फादर के डीएनए से मैच करते हैं। आजकल ये आपको पता है ना, ये आधार कार्ड क्यों निकाला हुआ है, तो समझे क्या आधार कार्ड से, फिंगरप्रिंट के लिए। है ना। अरे आधार कार्ड फिंगरप्रिंट तो अच्छी बात है, आधार कार्ड फिंगरप्रिंट कैसे लगता है, जैसे आपने कभी सुना है कि भाई जो बुजुर्ग हो जाते हैं व्यक्ति, बूढ़े हो जाते हैं, उनका फिंगरप्रिंट नहीं लगता, क्यों नहीं लगता है? वो फिर वो आंखों को देखने से होता है। हैं? क्यों नहीं लगता है उनका? क्या पता। देखो समझ लो, अभी पता चल जाएगा। जैसे भाई ओल्ड व्यक्ति है ना, उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। क्या हो जाता है जी? ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का ठीक है ना। ब्लड क्या हो जाता है, रक्त क्या बढ़ जाता है, गाढ़ा। राहुल गांधी ज्यादा है इधर से आलू डालो, उधर से पैसे निकालेगा। ये कौन बोल रहा है? दीपक, भजन नहीं सुनने भाई, भजन थोड़ा क्लास के बाद सुनना। नहीं सर, मैं सुन भी नहीं रहा हूँ सर। मैं तो यहाँ पंखा भी नहीं चल रहा सर, तो कहीं कौन, और ही बज रहा है ये भजन। तो कौन बजा अब रहा तो है? नवरात्र चल रहे हैं इसलिए। अच्छा हाँ, नरेश जी भजन मत बजाओ। नहीं सर, मैं नहीं बजा रहा सर। थोड़ा क्लास में आओ तो थोड़ा सा। नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं बजा रहा था। चलो खैर कुछ नहीं, भजन तो अभी नवरात्र चल रहे हैं तो सुनोगे तो सही, बट क्लास के बाद में, ठीक है, वरना भजन भी नहीं सुन पाओगे, नहीं तो क्लास सुन पाओगे। अब जैसे देखो सुन लो, जैसे कोई ओल्ड व्यक्ति होता है ना, बूढ़ा व्यक्ति, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन का फ्लो कम हो जाता है, आपको पता हो तो उसके अंदर ब्लड होता है ना, रक्त, वो गाढ़ा पड़ जाता है, ठीक है, गाढ़ा पड़ जाता है ना। तो क्या होता है कि अपन फिंगरप्रिंट लगाते हैं ना, तो अपना एक ब्लड का सर्कुलेशन कंटिन्यू चलता है और तभी तो फिंगर लगते हैं वहाँ पर, ठीक है, फिंगर लगते हैं। तो फिंगर प्रिंटिंग में क्या होगा कि वो ब्लड का जैसे डीएनए सैंपल करेगा और वो आधार से मैच करेगा, तब उसके क्रिमिनल का पता लग जाता है, ठीक है। कहते हैं ना, एक न्यूज़ आती है कि भाई उसने 10 टुकड़े करके फ्रिज में डाल के रख दिया, या उसने गला काट के रख दिया, फिर उसके क्राइम का पता कैसे चलता है? क्राइम का पता ऐसे ही तो चलता है कि ये बॉडी किसकी थी। कभी कभी आपको पता हो तो किसी का फेस पूरा जला देते हैं, अब उसकी बॉडी का पता लगाएं कि ये बॉडी है किसकी। कुछ क्राइम होते हैं ना, उनमें फिर ये डीएनए टेस्ट किया जाता है। और आजकल तो अपना आधार कार्ड हो गया है इंडिया के अंदर, तो क्राइम का बहुत ही ईजी पता चल जाता है, ठीक है ना। कुछ भी करो चाहे आप, ठीक है, कुछ भी कर लो, आधार कार्ड से पता चल जाता है। एक आधार कार्ड को ऐसी फॉर्म बना दी है कि आपके बैंक से लेकर मतलब हर छोटे मोटे काम से क्या है, आधार लिंक है, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो, आपकी इनकम क्या है, आप क्या खा रहे हो, आप कितना पेमेंट कर रहे हो, ये सारा का सारा डेटा आधार से किसके पास में पहुंच रहा है? गवर्नमेंट के पास में पहुंच रहा है, गवर्नमेंट के पास में, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है, इसलिए तो आधार कार्ड को बनाया गया है। आधार कार्ड का मेनली यूज यही है। पहले तो क्या होता था कि आधार कार्ड था नहीं ना, तब इतना क्राइम का पता लगा नहीं पाते थे ये लोग। आजकल अब आधार हो गया, जैसे कि एक व्यक्ति 2 जगह काम कर रहा है या 4 जगह काम कर रहा है, उससे भी आधार से पता चल जाता है। जैसे आजकल गवर्नमेंट जॉब 2 नहीं कर सकता है ना कोई, ठीक है। पहले के टाइम 3-3 गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लेते थे लोग, ठीक है। 10 दिन वहाँ पे देखा है, 10 दिन वहाँ पे, 10 दिन वहाँ पे, 1 महीना कंटिन्यू हो जाता, 3-3 जगह जॉब, क्योंकि वहाँ पहले ऑफलाइन सिस्टम था। अगर जैसे कि ऑफलाइन सिस्टम होगा तो एक बेटा है नागौर के अंदर, एक बेटा है धौलपुर के अंदर, ठीक है, तो उस समय क्या होता था कि वो तीनों जगह जाके जॉब करके आ जाता था और पता भी नहीं चलता था। आजकल क्या हो गया, ऑनलाइन सिस्टम हो गया, सारा का सारा आधार से लिंक हो गया है। तो क्या होता है कि जैसे ही आप ज्वाइनिंग कहीं करते हो तो गवर्नमेंट के पास में आपका डेटा पहुंच जाता है, और अगर आप दूसरी जगह ज्वाइन करने की कोशिश करते हो तो वो क्या होता है कि डेटा जनरेट होता है गवर्नमेंट के पास में, वो फिर बता देता है कि बंदा तो ऑलरेडी कहीं ज्वाइन है, ठीक है ना। पहले के टाइम क्या होता था, एक ही बैंक के अंदर 5-5 बैंक अकाउंट ओपन कर लेते थे एक ही व्यक्ति के नाम से। आजकल सिर्फ जैसे आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, जैसे SBI बैंक के अंदर क्या होता है, अगर आपका
जैसे SBI के अंदर क्या कहता है SBI कि अगर आपका सेविंग अकाउंट क्या है जी, सेविंग अकाउंट ओपन है हमारी ब्रांच के अंदर, तो आप अदर्स ब्रांच में सेम नाम से सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, ओनली ट्रांसफ़र कर सकते हो इस अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में। पहले के टाइम क्या होता था, जब आधार नहीं आया था, ठीक है, तो लोग क्या करते थे कि एक तो अपने नागौर के अंदर ओपन करवा लिया, एक करवा लिया जोधपुर के अंदर ओपन, मतलब इतने बैंक अकाउंट ओपन थे कि डेटा गवर्नमेंट के पास में रहता ही नहीं था कि इसके कितने अकाउंट में आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, ठीक है। आजकल तो क्या है कि आप 1 रुपये भी ट्रांसफ़र करवाते हो ना, चाहे फ़ोनपे से कराओ, चाहे गूगल पे से करवाओ, किसी से भी करवाओ, सारा डेटा गवर्नमेंट के पास में है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं आपके DNA वाली। तो ये क्या करता है, न्यूक्लियस DNA जेनेटिक मटेरियल को रेगुलेट करने का काम इसका होता है। अब आते हैं अपन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमने देखा था बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, ठीक है, जैसे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, पैकेजिंग करना। ये क्या करता है, बंडल बनाता है, पैकेजिंग करता है और आगे सेल को सप्लाई करता है, ठीक है, गोल्जी बॉडी। फिर आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आता है जी, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा आप लोगों ने, कोशिका का शक्ति ग्रह पढ़ा था क्या कभी, कोशिका का शक्ति ग्रह। कोशिका का शक्ति ग्रह भी बोला जाता है और इंग्लिश में बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर आते हैं अपने इन पे, इस पे राइबोसोम पे। राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम हिंदी इंग्लिश में भी राइबोसोम, हिंदी में भी राइबोसोम बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी इंग्लिश में एक ही चीज़ बोली जाती है, ठीक है, राइबोसोम। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन स्टोर करके रखता है। प्रोटीन को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। जब सेल को क्या करता है, जब सेल को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ना, तब ये राइबोसोम सप्लाई करता है। पूरी प्रोटीन आती कहाँ से है, कहाँ से आती है प्रोटीन आपकी बॉडी में, बताओ एक दूसरे, उसको भी बताओ, ये प्रोटीन कहाँ से आती है आपकी बॉडी में। लोगों इतने तो कमज़ोर नहीं होते हैं, प्रोटीन कहाँ से आती है, क्या करते हो तो बॉडी में आती है। ये तो फल फ्रूट मांस चिकन इनसे आती है। फल फ्रूट से आती है, फल फ्रूट से मेहनत नहीं, सोना प्रोटीन आती है। चिकन से, अंडे से। अंडा तो फिर भी मान लिया, अरे यार प्रोटीन दालों में होती है ना सबसे ज़्यादा, ड्राई फ्रूट्स में होती है, किस में होती है, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फलों फ्रूट्स से। कौन से फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, आलमंड, बादाम, अखरोट, होती है कि नहीं होती है। योर मीटिंग विल बी एंड इन 10 मिनट्स, ओके। तो इनमें होती है ड्राई फ्रूट्स। 10 मिनट में क्लास और होने वाली है, तो अपन इसको देख लेते हैं एक बार जनरली, और फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इसको आगे चीज़ें देखेंगे। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं आपके, आलमंड्स, अखरोट, काजू, ठीक है ना, इनमें क्या क्या होते हैं, वो सारा प्रोटीन्स होता है। जितनी भी आपकी ये दालें आती हैं, सोयाबीन की दाल, चने की दाल, मूंग दाल, मोट की दाल, इनमें भी क्या होता है, बहुत सारा प्रोटीन होता है। तो आप क्या करते हो, जैसे ही आप कंजप्शन करते हो, अंदर लेते हो, ठीक है, जैसे ही वो जाती है बॉडी के अंदर, तो दाल में से क्या होता है, एक माइनर क्वांटिटी के अंदर से प्रोटीन निकलता है, ठीक है, प्रोटीन निकलता है और प्रोटीन जाकर वो स्टोर हो जाता है राइबोसोम के अंदर। तो अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है अपनी बॉडी का, ठीक है, तो उनके लिए बहुत सारी ज़रूरत होती है। तो क्या करते हैं हम, ये दाल कहते हैं ना भाई, सुबह सुबह बादाम खाया करो, क्यों कहते हैं, आपकी ताकि बॉडी तंदुरुस्त रहे,
ठीक है, इसीलिए अपन ये सारी चीज़ें यूज करते हैं। तो ये राइबोसोम का काम है प्रोटीन को स्टोर करके रखना। अब ये जितने भी फ्रूट्स आते हैं ना, ग्रीन फ्रूट्स, इनके अंदर होता है सबसे ज़्यादा क्या, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है जी, कार्बोहाइड्रेट, मतलब समझते हो, शुगर। फ्रूट्स क्या होते हैं, स्वीट, और स्वीट होते हैं उनके अंदर शुगर होता है, और शुगर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रूट्स। किसके लिए होते हैं जी, एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, जितने भी आप मैंगो, अब मैंगो की सीज़न आने वाली है, गर्मी आ गई है, ठीक है, मैंगो हो गया, और कौन से फ्रूट्स होते हैं, एक दो के नाम बताओ। बनाना फ्रूट है क्या, ये भी सोचने लग जाओगे, हाँ है कि नहीं है, पता करें। एप्पल से बनाना फ्रूट है कि नहीं है ये मैं ना LKG वाले बच्चों को पूछ लो ना, वो भी बता देगा, हाँ सर है। कॉलेज के अंदर हो तुम लोग, कॉलेज के अंदर आपका माइंड कितना डेवलप होना चाहिए पता है। ठीक है भाई, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। फिर एक आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हिंदी में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ये मेनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, स्मूथ एंड रफ। ठीक है ना, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, प्रोटीन की सप्लाई करने के लिए, और बॉडी के अंदर फैट्स की सप्लाई के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, ये स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो मतलब सबका अलग अलग फंक्शन है, और सबको अपन एक अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीज़ों से की पढ़ेंगे। जैसे अपन ने कल देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किन किन से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक तो बनी होती है जी प्रोटीन, और एक बनी होती है आपका, किस किस से बनी होती है, प्रोटीन, और एक बनी होती है लिपिड्स। ठीक है, बाइंड्स टुगेदर बाय नॉन कोवैलेंट फैक्टर्स, नॉन कोवैलेंट फोर्स। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा ना वो कोवैलेंट फोर्स, उसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई, कोवैलेंट को पता है, नॉन कोवैलेंट फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या आपने, आणविक बल करके कुछ पढ़ा है क्या कभी, आणविक, अणु, ऐसा। कोवैलेंट का मीन्स तो आणविक ही होता है, बट पता नहीं, जो भी इसका मैं पता करूँगा क्या कहते हैं हिंदी में। हिंदी यार वीक हो गई है, हिंदी पढ़े हुए काफ़ी साल हो गए हैं, 7-8 साल हो गए। 12th तक हिंदी थी, उसके बाद में बैचलर मास्टर्स सारा इंग्लिश में था। सर काफी टाइम से स्टडी छोड़ दी ना, इसलिए याद नहीं है। हाँ वो भी है, तुम लोगों का भी तुम हो गया ना, घेप हो तो गया क्या टच में रहते हो? 12th के बाद में हम काफ़ी लोग घेप हो गया। आ जाएगा सब याद आ जाएगा, इतना कोई हार्ड वाला नहीं है। अपन तो क्या है, एक वो मन में रहता है कि मैंने इतने टाइम से स्टडी छोड़ दी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप स्टडी शुरू करो ना, तो धीरे धीरे वापस चीज़ें आपके माइंड में आ जाती है। एक अपना हार्ड डिस्क है, इसमें चीज़ें स्टोर है, बस उसको क्या है, रिप्रेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, धीरे धीरे सब चीज़ें याद आएगी। कुछ ना कुछ आप देखते हो तो आपको याद आते ही आता है कि हाँ कुछ ना कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी है, कहीं देखी है। ठीक है, जब कभी आप एक जगह को देख लेते हो ना, आप शायद 10 साल बाद में भी उस जगह पे चले जाना, आपके माइंड में आएगा यार मैं इस जगह पे आया हुआ हूँ। अपना ये हार्ड डिस्क है, भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। ठीक है, इसी को देखकर तो कंप्यूटर बने, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क बनी। ठीक है, फिर इसके फंक्शन देखे थे कल अपन ने। फंक्शन में क्या क्या था, फंक्शन के अंदर था
कि भाई ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा देती है, एक बैरियर की तरह काम करती है। मतलब कौन सी चीज़ अंदर जाएगी, कौन सी चीज़ बाहर आएगी, ये सेल का शेप मतलब सेल की स्ट्रक्चर को बनाए रखती है। एक सेल जंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, सेल के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, इसकी सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है। ये सर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ये फंक्शंस देखे थे कल अपन, और वापस एक बार रिपीट भी कर लेते ताकि क्या है आप लोगों के माइंड में चीज़ें सेट रहे। फिर अपन अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर अलग अलग टाइप्स के अलग अलग ऑर्गन की देखेंगे। ये ऑर्गन किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है, ठीक है, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, और राइबोसोम का क्या फंक्शन है, एंडोप्लाज्मिक का क्या फंक्शन है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, सबके बारे में अपन थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब देखो इसमें क्या होगा आप लोगों का, हम 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे। पहले 2 सब्जेक्ट का कोर्स अच्छे से करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट लेंगे। ऐसे ऐसे करके अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे चीज़ें, और आप लोगों को समझ में भी आती रहेगी। चीज़ों से जुड़े हुए रहोगे ना तो क्या है कि नॉलेज अच्छा हो जाएगा आप लोगों को। कल को क्या है ना, कहीं खुद का क्लिनिक डाल के भी बैठो ना तो आगे कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी, मतलब पेशेंट सेटिस्फाई होना चाहिए आप लोगों से। और वो भी नहीं करना चाहिए कि एक आजकल एक ट्रेंड बन रखा है गाँव के अंदर, जो ये बैठते हैं ना नर्सिंग स्टाफ, वो क्या करते हैं एक साथ में ही पेशेंट को एक दिन में तैयार करने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं देखते हैं कि अगर अपन उसको हाई डोज दे रहे हैं या फिर अपन उसको एक स्टेरॉइड दे रहे हैं तो वो पेशेंट के लिए कितना हानिकारक है। वो एक बार तो सही हो जाएगा बट उसके लिए वो हानिकारक बहुत है। तो ऐसी चीज़ें कभी नहीं करनी है, ठीक है। उसको हाई डोज नहीं देनी है, चाहे वो 2 दिन में तैयार हो, बट उसको आराम से समझाओ को आपके लिए वो नुकसानदायक है। ऐसे ऐसे बैठे हैं जो एक नारकोटिक्स लगा देते हैं, ठीक है, और हाई डोज का स्टेरॉइड लगा देते हैं, उसका बुखार तैयार हो जाता है, बट उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद में कमज़ोरी आ जाती है बॉडी में। ये चीज़ें अपन को नहीं करनी है, अपन को एकदम अच्छे से प्रोफेशनल की तरह ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, शेड्यूल डाल दूँगा मैं। एंड सभी को क्लास जाते जाते सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और ये सोच के चलो कि सब कुछ होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। फिर क्लास को करता हूँ एंड में, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्या है भाई, हो जाना।